ऐसी जो कहानियां हैं ना, इसके ऊपर अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री सालों तक पिक्चरें बनाती है। मैवरिक पार्ट 3 का पूरा मसाला अभी अमेरिका को मिल चुका है। कैसे अमेरिका की F-15E स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया गया साउथ वेस्टर्न ईरान के ऊपर 3 अप्रैल को। 2 क्रू मेंबर्स, एक पायलट एक वेपन्स ऑफिसर इजेक्ट करते हैं। पायलट तो विद इन अ फ्यू आवर्स उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन जो सेकंड वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है वो 2 दिनों तक ईरान में फंसा रहता है। क्या वो जिंदा है, क्या वो मुर्दा है, क्या उसे कैप्चर कर लिया गया है, पूरी दुनिया को नहीं मालूम होता है। और अमेरिका के लिए यह बहुत इंटरेस्टिंग एक पड़ाव था, क्योंकि 20 सालों से ज्यादा ऐसा कभी हुआ नहीं था कि एनिमी टेरिटरी में उसका कोई पायलट फंसा हो। अगर इस पायलट को ईरान कैप्चर कर ले तो बहुत सारा एम्बैरेसमेंट होता अमेरिका के लिए। पायलट को परेड किया जाता, पायलट के बदले बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर मांगे जाते। तो एक ड्रामेटिक रेस्क्यू मिशन अमेरिका ने लॉन्च किया। अमेरिका कहता है सबसे सक्सेसफुल यह रेस्क्यू मिशन रहा उसके इतिहास में। लेकिन इसी सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन चलते अमेरिका के तमाम एयरक्राफ्ट, तमाम हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स तबाह हो गए। $400 मिलियन से ज्यादा इक्विपमेंट तबाह हो गए। अब सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी थी, या ईरान जो कह रहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है। ईरान कह रहा है कि यह एक कवर स्टोरी है। अमेरिका यहां एक ग्राउंड इंकर्जन करने की कोशिश कर रहा था, एक फॉरवर्ड बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, और F-15E जिसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया वो इसी मिशन का एक हिस्सा था। जब वो फाइटर डाउन हुआ तब अमेरिका का प्लान सामने आ गया। ये प्लेन फंसे नहीं थे जमीन पर, जो प्लेन ध्वस्त हुए हैं उन्हें ईरान ने मार गिराया है। ईरान का कहना है कि यह बड़ा मिशन इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि यह इस्फहान से बहुत दूर नहीं था। कहीं ना कहीं ईरान के यूरेनियम सप्लाईज को टैप इन करने का, वहां से उन्हें लूटने का कोई प्लान बन रहा था। अब अमेरिका ने एक भारी प्राइस तो चुकता की, अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन सवाल अब उठता है कि इसके बाद क्या ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है? क्या एयर डोमिनेशन अमेरिका के पास है? क्या ईरान अब पूरी जो बाजी है वो पलट दे रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब उसके पास बहुत जल्द एयर स्पेस पर पूरा कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास से समय, अल्टीमेटम और पेशेंस सब खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज पर उतर आ रहे हैं। इजराइल वहां न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने की बात कर रहा है और ट्रंप वहां एफ बॉम्ब गिरा रहा है। क्या हम किसी तरीके के एक क्लाइमैक्स को देखने वाले हैं इस हफ्ते में? उसके बारे में बात करेंगे आज देशभक्त पर। सबसे पहले लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह युद्ध की अब जो दिशा है उसे बदल सकता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक F-15E ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक ऑपरेशन में ईरानियन एयर स्पेस में घुसता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक नाइट स्ट्राइक पैकेज था जो इरानियन मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने के लिए भेजा गया था, और इस एयरक्राफ्ट के नीचे लगा हुआ था GBU-28 बंकर बस्टिंग बॉम्ब। यह बॉम्ब एक लार्ज पेनिट्रेटिंग म्यूनिशन होता है। यह जो नीचे, जमीन के नीचे जो हार्डन टारगेट्स है, बंकर्स हैं, उन्हें ध्वस्त करने के लिए यह बॉम्ब डिजाइन किया गया है। लेकिन इस बॉम्ब को अगर आप इफेक्टिवली डिलीवर करना चाहते हो तो एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा आप क्लाइंब लेना पड़ता है, एल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है, फिर बॉम्ब को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसी क्लाइंब और एल्टीट्यूड गेन करने के चक्कर में आप रेडार में अपने आप को दिखा देते हो, आप एनिमी फायर को के लिए आप एक्सपोज हो जाते हो, वनरेबल बन जाते हो। इसी स्थिति में जब वो बॉम्ब गिराने के पोजीशन पे आ रहा था, उसे इस F-15 को एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने मार गिराया। ईरान कहता है कि इसे एक उनके नए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने नॉकडाउन किया है, जिसे वो ग्रेजुअली अब सारे जगह इंट्रोड्यूस कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है यह रशियन या चाइनीज शोल्डर माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी हो सकता है। जो पहला रेस्क्यू अटेम्प्ट होता है वो कुछ ही घंटों के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है। जो पायलट होता है उसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया जाता है। टेक्स्ट बुक एक्सट्रैक्शन होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होता है, वो कर्नल रैंक का जो ऑफिसर होता है, वो वहीं फंस जाता है, वो अपने पायलट से अलग हो जाता है। अब वो जानता है कि आसपास काफी एनिमीज हैं, तो वो अपने को बचाने के लिए 7000 फुट के एक रिज लाइन पर चले जाता है, जहां से सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, और एक छोटे से क्रिविस में वो अपने आप को छुपा लेता है, जिससे वो पकड़ा ना जा पाए। उसका एजेंडा यह था कि वो अपना सिग्नल धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, अमेरिकन फोर्सेस उसे ढूंढ लेंगे। अब 24
36-48 घंटे वो इसी तरीके से चुपचाप छुप छुप कर अपनी लोकेशन बता रहा था और उसके पास एक हैंडगन छोड़कर कुछ नहीं था, बेसिकली निहत्था ही था अगर इरानियंस उसे पकड़ लेते। लेकिन उसके पास एक डिवाइस जरूर था जिसका नाम है CSEL, कॉम्बैट सर्वाइवल इवेडर लोकेटर। यह एक बोइंग मैन्युफैक्चर्ड सैटेलाइट ट्रैकर है, 800 ग्राम का है लेकिन जीवन बचा सकता है। यह पायलट के सर्वाइवल वेस्ट के साथ जुड़ा होता है, इजेक्शन जो होता है उसके जो फोर्स होता है उसको झेलने की क्षमता रखता है, वाटर प्रूफ होता है, 20 दिन से ज्यादा बैटरी लाइफ होती है। यह जो डिवाइस है एक इंक्रिप्टेड लोकेटर सिग्नल भेज रहा था जो मिलिट्री सैटेलाइट्स ऊपर हैं उनको, और यह रैपिडली अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहता है जिससे इरानियन रेडार पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब भी एज ए प्रिकॉशन इन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना सिग्नल, अपना लोकेशन कॉन्स्टेंटली ब्रॉडकास्ट मत करे, कम यूज करे, बीकन को कभी कभी चलाए जिससे उन्हें ट्रैक डाउन एनिमी ना कर ले। ऑफिसर ने अपना जो लोकेशन है, अपनी जो इंजरी है, अपना जो स्टेटस है, आसपास की जो मूवमेंट है, सारा डिटेल CIA को दिया इन अ कोडेड फैशन। CIA ने इस इंफॉर्मेशन को डीकोड किया और जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कंडीशन है, वो पेंटागन को सप्लाई की, जिसके बाद पेंटागन ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया। अब ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसमें एक ग्राउंड ऑपरेशन है और एक डिसेप्शन कैंपेन भी था। अमेरिकन सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जो डिसेप्शन कैंपेन था ये पायलट को और टाइम देने के लिए और तैयारी करने के लिए एक मिस डायरेक्शन कैंपेन था। माने रेडियो ट्रांसमिशन आपने जानबूझकर की कि हमें जो को पायलट है, जो वेपन्स ऑफिसर है वो मिल गया है, हम उसे एक ग्राउंड कॉन्वॉय के रास्ते निकाल रहे हैं। तो जो इरानियन फोर्सेज है उन्हें लगा कि अच्छा हमें एक ग्राउंड कॉन्वॉय को पकड़ना है, तो वो ग्राउंड कॉन्वॉय को पकड़ने के लिए निकल गए जो कि एक्चुअली था ही नहीं। इससे काफी घंटे मिल गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को माउंट करने के लिए, जिसे ट्रंप तो काफी खुशी से कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन यूएस हिस्ट्री। अब इसमें सील टीम 6 भी थी, वही यूनिट जिसने ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारा था। साथ ही साथ 100 स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लोग थे, माने डेल्टा फोर्स कमांडोज थे, आर्मी रेंजर्स ऑन स्टैंड बाय थे, और एक कन्वेंशनल फोर्स भी थी, हेलीकॉप्टर्स की, सर्वेलेंस प्लेन की, फाइटर्स की, एरियल टैंकर्स की, जो सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। ड्रोन्स, बॉम्बर्स ये इंश्योर कर रहे थे कि अगर कोई इरानियन सर्च पार्टी गलती से उनके पायलट के आसपास भी भिनकने लगी तो उनको बॉम्ब कर देंगे। सारे रास्ते हमने बॉम्ब करके रख दिए। उसके बाद 2 MC-130J कमांडो टाइप 2 एयरक्राफ्ट जिनकी कीमत बोली जाती है $100 मिलियन ईच से ज्यादा है, एक मेकशिफ्ट डेजर्ट एयर स्ट्रिप, ये एक पुराना एयर स्ट्रिप था जिसे CIA ने आइडेंटिफाई कर दिया था, वो ईरान के भीतर ये प्लेन्स लैंड करती हैं। इनमें से निकलती हैं MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स। ये छोटे डिस्टेंस तक बहुत ही साइलेंटली ये हेलीकॉप्टर्स ट्रैवल कर सकती हैं। मान लीजिए ड्रैगन फ्लाई की तरह बज़ करके ये उड़ती हैं। ये ट्रूप्स जाती हैं, लैंडिंग स्ट्रिप से निकलती हैं, उस माउंटेन तक जाती हैं जहां ऑफिसर छुपा होता है। एक लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर माउंटेन टॉप तक जाती है, ऑफिसर को बैठाती है और लैंडिंग स्ट्रिप पर वापस आती है। पूरा मिशन सक्सेसफुल होने ही वाला था जब कहानी में एक फाइनल ट्विस्ट आता है। अमेरिकन सोर्सेज ये कहते हैं कि जो नोज गियर था एक या दोनों एयरक्राफ्ट के, वो अटक जाते हैं। दोनों प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां सैंड में वो धंस जाते हैं, और इसी वजह से वो देखते हैं कि उनके लिए अब समय निकलता जा रहा है, क्योंकि इरानियन फोर्सेस को समझ में आ गया कि यहां दाल में कुछ काला है। वो एयरक्राफ्ट्स के तरफ अपने जो जीप्स हैं, फोर्सेस हैं, रवाना करने लगते हैं। अब ये पूरी रेस्क्यू पार्टी 100 लोगों से ज्यादा लोग मारे जा सकते थे। उधर ऊपर से जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने IRGC के व्हीकल्स को रोकने के लिए और भी ज्यादा बम गिराए। 3 एडिशनल रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट आनंद फानंद में फिर बुलाए गए। अंडर फायर ये एयरक्राफ्ट आए, सारे लोगों को रेस्क्यू किया, उड़ाकर ले गए। उसके बाद यूएस फोर्सेस ने एक्सट्रैक्शन होने के बाद इन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर भी बमबारी कर दी, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट्स आप ईरान के हाथ में दोगे तो जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है इस एयरक्राफ्ट के अंदर वो भी ईरान के हाथ लग जाएगा, चाइना के हाथ या रशिया के हाथ भी लग जाएगा। तो जो इंजर्ड पायलट था फिर उसे कुवैत ले लिया जाता है और ट्रंप रिपोर्ट करते हैं कि द पायलट इज जस्ट फाइन। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अगर आप मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। जो सबसे पहले F-15E स्ट्राइक ईगल जो डिस्ट्रॉय हुआ वो $100 मिलियन का लगा लीजिए। A-10 थंडरबोल्ट की अगर हम बात करें तो करीबन 18-20 मिलियन डॉलर की। जो कमांडो 2 टाइप MC-130J डिस्ट्रॉय हुए 200 मिलियन वहां चले गए। M6 लिटिल बर्ड जो डिस्ट्रॉय हुए वो
करीबन $8 बिलियन के, और MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो यहां पूरी ट्रैकिंग कर रहे थे, कवरिंग कर रहे थे, वो भी 30 to 60 मिलियन गॉन। मैंने $400 मिलियन तो आपके यहीं चले गए एयरक्राफ्ट सिर्फ उसी में। लेकिन आपने एक अमेरिकन पायलट की जान बचा ली, जिसको ईरान प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता, हॉस्टेज नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल करता, वो कम से कम अमेरिका के लिए प्राइसलेस है। लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत बार आजकल झूठ बोल रहा है, सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का जो वर्जन है वो काफी अलग है। अमेरिकन मीडिया की बात करें तो इससे ज्यादा सक्सेस तो कुछ हो ही नहीं सकता था। पिक्चर आने ही वाली होगी, मैवरिक पार्ट 3। लेकिन अगर आप ईरान की IRGC की बात सुने तो उन्होंने कुछ सवाल तो जरूर उठाए हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। सबसे पहले ईरान की जो IRGC है वो क्लेम कर रही है कि ये जो C-130 जो जलते हुए जिसके दृश्य अब पूरी दुनिया देख रही है, वो उन्होंने शूट डाउन किए हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर उन्होंने फायर किया है। तो उनके स्टेट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने तबाह कर दिया। साथ ही यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन्स को उन्होंने शूट डाउन कर दिया। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी फायर उन्होंने किया था, जिसके बाद यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लंगड़ाते लंगड़ाते उनके टेरिटरी से बाहर निकला। बीबीसी ने तो वेरीफाइड फुटेज भी दिखाया है कि इरानियंस किस तरीके से अपने राइफल से यूएस हेलीकॉप्टर्स पर फायर कर रहे हैं। याद रखिए, यह नोमैडिक ट्राइब्स का रीजन है। IRGC ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था और यह भी बता दिया था कि अगर मिसिंग अफसर को आप पकड़ लेते हो तो फिर आपको भारी रिवॉर्ड मिलेगा, $60,000 का इनाम मिलेगा। जिसके बाद बहुत सारे लोग अमेरिकन पायलट, अमेरिकन इक्विपमेंट को ढूंढने यहां निकले थे। लेकिन ईरान के जो हेड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट है वो एक कदम आगे जाते हैं। उनका यह कहना है कि यह पूरा रेस्क्यू मिशन एक कवर स्टोरी है, अमेरिका दुनिया को झूठ बोल रहा है। और इसमें कुछ सच तो है। ईरान के अफसर यह बात पूछ रहे हैं कि ये जो आपने 2 C-130s भेजे हैं, मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं, ये जो ओवरवेलमिंग फोर्स भेजा है, कभी भी क्या 2 एयरक्रू को रेस्क्यू करने के लिए इतने लोगों की जान खतरे में कभी डाली जाती है? उनका यह भी दावा है कि जिस तरीके से यह ऑपरेशन कुछ ही मील दूर है इस्फहान से, ईरान का फेमस न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटी, यह ऑपरेशन खुजिस्तान, ईरान का सबसे क्रिटिकल एनर्जी हब में हो रहा है। क्या यह कोइंसिडेंस है या यह वही एरिया है जहां यूएस इजरायली फोर्सेस ने स्ट्राइक किया था सैटरडे को? ईरान की जो एनर्जी ऑफिशियल्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन कभी रेस्क्यू ऑपरेशन था ही नहीं, यह कुछ बड़ा ऑपरेशन चल रहा था इन साउथ ऑफ ईरान। सबसे पहला सवाल वेरी ऑब्वियस है, जिसका जवाब अमेरिका को देना पड़ेगा कि इतने सारे एयरक्राफ्ट एक बंदे को बचाने के लिए क्यों? आपने क्या 100 लोगों की जान खतरे में डाली एक इंसान की जान बचाने के लिए? 2 C-130 माने इनकी कैरिंग कैपेसिटी 60 to 70 ट्रूप्स होती है। माने आप ये समझ लीजिए पोटेंशियली 120 से 140 ग्राउंड पर्सनल आ सकते हैं इस 2 एयरक्राफ्ट से। क्या जरूरत थी इनको भेजने की? उसके ऊपर ये जो 4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके ऊपर सपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर ड्रोन, उसके ऊपर स्पेशल ऑपरेशनल पर्सनल आपने यहां क्यों उतारे हैं? स्टैंडर्ड कॉम्बैट एंड सर्च एंड रेस्क्यू में 1 या 2 क्रूमैन को बचाने के लिए कभी भी इतने स्केल पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता है, इतने सारे जानों को खतरे में नहीं डाला जाता है। सवाल नंबर 2, जिस तरीके की लोकेशन की यहां बात हो रही है, खुजिस्तान या ऑपरेशन जहां होता है, यह ईरान का ऑयल हार्टलैंड है और यही पहले भी इनका एयर स्ट्राइक्स होते आए हैं। तो एक थियरी यह है कि जो F-15E जिसको शूट डाउन किया गया था, वो एक कवर दे रहा था, एक सेपरेट ग्राउंड इंसर्शन ऑपरेशन जो वहां चल रहा था। लेकिन जब उस F-15E को मार गिरा दिया जाता है तो ये जो जेसॉक ऑपरेशन था वो एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद एक एस्केलेशन हो जाता है, जिसके बाद A-10 C-130 ये सारी चीजें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नहीं थी, ये पहले से ही वहां थी। और फिर इनको इवैक्यूएट करने के लिए एक और ज्यादा बड़ा फोर्स भेजा गया, नहीं तो ये सारे मारे जाते। अब आप इस मैप को देखिए और थोड़ा जूम आउट कीजिए। ये जहां क्लैश होता है सब कोइंसिडेंस ही है, ये भी मान सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री रूम में फायर लग जाता है आजकल एयर बड़े बड़े शिप्स में। अगर आप इस मैप को जूम आउट करके देखते हैं तो आप देखते हैं इस्फहान कितना करीब है इस जगह से जहां यह पूरी कॉम्बैट सिचुएशन डेवलप होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन डेवलप होती है, जहां ईरान की न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज हैं, नतान्ज है, ईरान का सबसे क्रिटिकल यूरेनियम इनरिचमेंट साइट है, उसी एरिया में पड़ता है, हेलीकॉप्टर डिस्टेंस में पड़ता है। ईरान के हेड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट ने यही बात एक्सप्लिसिटली फ्लैग की थी कि यह सारा क्या कोइंसिडेंस है कि आप सिर्फ मीलों दूर हो इस्फहान से।
एक थियरी यह सर्कुलेट हो रही है, डिफेंस एनालिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह एक अमेरिकन इंसर्शन था नतान्स के पास। ऑब्जेक्टिव पहले रेस्क्यू नहीं था, ऑब्जेक्टिव था सीज एंड सिक्योर इरानियन यूरेनियम। जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम था उसे सीज कर लो, एयरक्राफ्ट में भर लो और बाहर निकल जाओ। लेकिन जब यह F-15 शूट डाउन हो जाता, जिसकी आशंका अमेरिका को नहीं थी, तो पूरा का पूरा प्लान एक्सपोज हो जाता है। याद रखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बोल के रखा था कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, और उन्होंने प्लैनेट लैब्स को बोल के रखा है कि सैटेलाइट इमेजरी आप रिलीज मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि यहां क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम चले। उसके बाद जब यह प्लान फ्लैट हो गया, तो यह पूरा जो रेस्क्यू का जुमला है उसे बाहर निकाला गया। सवाल नंबर 3, ये जो स्टक इन मड वाला जो फॉर्मूला है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंटागन क्या कहना है? पेंटागन कहना है ये जो MC-130Js हैं, ये टेक ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि इनकी जो लैंडिंग गियर है वो सॉफ्ट डेजर्ट टेरेन में फंस गई। अच्छा, अगर फंस भी गई तो आपने जो दूसरे प्लेन्स बुलवाए रेस्क्यू के लिए, हेलीकॉप्टर्स नहीं प्लेन्स ही बुलवाए थे, तो वो फिर कैसे लैंड कर गई? आपने फिर से रिस्क लिया कि और प्लेन्स को आप वहां लैंड करवाओगे, तो ये भी अपने आप में पूरा मैच नहीं करता है। ये जो स्टोरी लाइन है ये पूरा मैच नहीं करता है। और ये जो MC-130J है, ये माना जाना एयरक्राफ्ट नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसका एक और काम होता है, इसका काम होता है रफ टेरेन लैंडिंग के लिए, शॉर्ट स्ट्रिप्स में लैंडिंग करने के लिए, अनइंप्रूव्ड माने जहां रनवे तैयार नहीं है वहां लैंडिंग करने के लिए। और इस एयरक्राफ्ट का स्पेसिफिक काम किसी पायलट को बचाना नहीं होता है। इस एयरक्राफ्ट का काम होता है स्पेशल ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस का इंसर्शन करना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह थियरी जो अमेरिका ने फ्लोट की है वो आधा सच है? जो पूरा सच है कि यहां से पहले ही लोग इंसर्ट कर दिए गए थे और ये एक ऑपरेशन कर रहे थे, वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया, और इस ऑपरेशन का फिर एजेंडा बदलकर, सर्च एंड रेस्क्यू बदलकर इसे एक सक्सेस स्टोरी घोषित कर दिया गया है। तो ये जो रेस्क्यू वाली पूरी कहानी है और इतने सारे लोग जो हैं, ये मैच नहीं करता है। लेकिन एक चीज तो सब अग्री करेंगे, ईरान भी अग्री करेगा, अमेरिका भी अग्री करेगा, कि अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हार्डवेयर आज धू धू करके ईरान में जल गया। ईरान इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अमेरिका कह रहा है हमने खुद ही इसको नष्ट कर दिया है, ईरान कह रहा है कि हमने इसको शूट डाउन करके इसका सर्वनाश कर दिया है। फुटेज असली है, जलने वाली, उस पर कोई डिबेट नहीं है। ईरान इसे दिखाकर अपनी जीत कह रहा है। सोचिए, आखिरी बार यह जब हुआ था 2 दशक से पहले हुआ था, और ट्रंप कह रहे हैं कि यह इनके लिए बहुत बड़ी जीत है, या फिर यह बहुत बड़ी क्लोज शेव है। ये जो क्लोज शेव है, ये ट्रंप के लिए कितनी राहत दे पाएगा? ट्रंप चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पीठ जितना भी थपथपा ले, ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं हुआ। पायलट को बचा लिया, ठीक है, मिशन हो रहा था नहीं, पता नहीं है ट्रंप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो डेडलाइन है वो निकल गया है। ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, ईरान बात नहीं कर रहा है, मीडिएटर्स को वापस भेज दिया गया है। ट्रंप ने फिर से कोशिश की मार्केट शुरू होने से पहले एक बार और जुमला फ्लोट कर दिया जाए कि सीज फायर होने वाला है। मार्केट खुलने से पहले ही ईरान ने उसे शूट डाउन भी कर दिया। यह पैटर्न अब लोगों को समझ में आ चुका है। डेडलाइन पर डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन ईरान का मसला सुलझ नहीं रहा है। उधर ईरान यह कह रहा है कि अगर तुम हम पर आग बरसाओगे तो हम दूसरा जो स्ट्रेट है, बाब एल मंदेब का जो स्ट्रेट है, हम उसे भी बंद कर देंगे। दुनिया पर और भी ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा जब हम हॉर्मुज और बाब एल मंदेब दोनों को ही बंद कर देंगे। फाइनली इस चीज से शायद अमेरिका भी इनकार नहीं कर पाएगा। जिस एयर डोमिनेशन की हेकड़ी दिखा रहे थे कुछ दिन पहले तक, वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। ईरान उल्टा कह रहा है कि पूरे अपने एयर स्पेस पर वो अब कंट्रोल जमाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अब जो नई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स हैं वो अब आ चुके हैं। इसका मतलब है अब लो बॉम्बिंग मिशंस तो नहीं हो पाएंगी। हां, अमेरिका ऊपर से बड़े बड़े अपने बॉम्बर्स भेज के हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग करता रहेगा, मने और इनोसेंट लोग मरते रहेंगे। उधर खबर तो यह भी आ रही है, ईरान ने कुवैत में अमेरिकन फोर्सेस पर भी अटैक किया है। तो यह युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप अपना पेशेंस खो रहा है, अपना आपा खो रहा है, गाली गलौज पर वो उतर आए हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो कोई रैंडम सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हॉर्मुज अभी के तक बंद ही रहेगा। अगर उसने ऐसा कोई सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी जानता है कि वो अपने डेथ वारंट पर ही हस्ताक्षर कर रहा होगा। इस डेवलपिंग एपिसोड पर और भी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं चाह रहा था कि हम डोमेस्टिक इश्यूज पर भी शिफ्ट करें, लेकिन यह युद्ध पूरी दुनिया की जो परिभाषा बदल रहा है, अमेरिका के जो स्ट्रेंथ को है चैलेंज कर रहा है, उसे ट्रैक करना भी काफी जरूरी है।